हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? माय सेल्फ डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, जीसी सर, पीडब्ल्यू के इस प्यारे से चैनल पर, फिजिक्स वाला जो सबको पढ़ाने वाला इस प्यारे से चैनल पर आपके लिए जेई चैलेंजर के चैनल पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। बच्चों, माय सेल्फ डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी जो कि 22 साल से कोटा में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए केवल जेई मेन से जे एडवांस के एक्सपीरियंस ले रखा है और उन्हीं के क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है बेटा। बच्चों, केमिस्ट्री में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर नंबर 2 है, उस लेक्चर नंबर 2 में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? ये है सबसे पहले बोर मॉडल और उनके स्पेक्ट्रम के टाइप के क्वेश्चंस और उनके डी ब्रोगली के साथ में मिक्सिंग टाइप के क्वेश्चंस और हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीपली एडवांस वाले नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा नहीं बनते, और जहां डीपली बनते हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे कि गैसियस स्टेट है, उसका प्योर गैस का क्वेश्चन है, वो तो बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे चैप्टर में जाता है वो है थर्मोडायनेमिक्स। अगला जो चैप्टर आने वाला है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस चैप्टर के बारे में। और ऐसे ही आपके पास जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है, मोल कॉन्सेप्ट भी होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम की चीजें भी आती हैं, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स की चीजें तो आती ही हैं। बहुत सारे चैप्टर मिक्स होकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जैसे कि सॉलिड स्टेट है, लिक्विड सॉल्यूशन है, ये चैप्टर के एडवांस के क्वेश्चन बड़े सिंपल टाइप के बनते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का इनिशियल पार्ट के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल टाइप के बनते हैं। इसलिए जैसा कुछ चैप्टर का डिमांड होता है वैसा उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर आपको डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आपकी मेहनत अपने सपनों के लिए तैयार हो रही है, आप मेहनत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आज मैं आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहा हूं, और उसमें बच्चों ध्यान रखना, चैलेंजर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही पुराना सा तरीका ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन सामने आए उसे सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कर दो और आप अपने तरीके से सॉल्व करो और फिर आपका उसका आंसर देखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप कई चीजें सीख पाओगे कि आप कहां कहां अच्छे ढंग से जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हो और कहां कहां गलत कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए, और घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और फिर जब सॉल्यूशन बन जाए और उससे टाइम लिमिट देखो, कितने टाइम लिमिट में आपने किया, और उसके बाद एनालिसिस करो कितने क्वेश्चन में आपने टाइम ज्यादा लगा दिया, कितने में कम लगाया, और साथ में यह भी चेक करो कि जो मैंने वीडियो में सॉल्यूशन दिया है उसको ध्यान से देखो, कहां कहां चीजें किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हो रही है, कभी लंबे तरीके से भी हो रही है, क्या क्या सोचने का तरीका होता है, ये टॉपिक जो भी चैप्टर चल रहा है उसका दूसरे चैप्टर से किस तरह से कनेक्शन हो रहा है, इसका पूरा ध्यान रखा है मैंने पूरे एडवांस के लेक्चर के टाइम पर। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता देता हूं, जो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क का क्वेश्चन दिया था वो भी मैं नेक्स्ट क्लास के एक और मैं आपको क्लास दूंगा, उसमें वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम नंबर के ही क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, उस समय मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या हो रहा है बेटा? एन एलिमेंट अंडरगोज ए रिएक्शन एज शोन, x + 2 - कन्वर्ट इंटू x - 2। यहां पर ये x को एटम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा, इससे x - 2 बन रहा है और इससे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब रिलीज एनर्जी का यूनिट ध्यान रखेंगे, वो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। ठीक है, इफ द एनर्जी रिलीज इज यूज टू डिसोशिएट, जो एनर्जी आपके पास मिल रही है वो 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर रही है? डिसोशिएट करने में काम आ रही है। डिसोशिएट, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहा है,
इक्वली इनटू H2 एंड H प्लस। H2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है H प्लस एंड H स्टार, H प्लस एंड H स्टार। H प्लस तो हो गया कैटायन, और दूसरा बन गया आपके पास H स्टार। H स्टार का मीनिंग वेयर H स्टार इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वेयर द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन द ऑर्बिट, जहां पर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। अब ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, हुज सर्कमफेरेंस इक्वल टू 4 टाइम्स टू द इट्स डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। देखो बेटा, इसमें कितने कॉन्सेप्ट यूज हो गए। यहां से इलेक्ट्रॉन एफिनेशन वाला प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इस एटम में, जिसके कारण से एनर्जी रिलीज हो रही है। ये थर्मोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, और फिर इसके बाद में यहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन एटम बनेगा। हाइड्रोजन एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन है, 2 तरह के हाइड्रोजन एटम बन रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से एक एटम में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इतनी एनर्जी मिल गई उसको कि वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को बाय करके चला गया। बाय करके चला गया क्या मतलब, हाइड्रोजन आयन में, कैटायन में कन्वर्ट हो गया बेटा। तो कैटायन में कन्वर्ट हो गया यहां पर, और इस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद यहां H स्टार बन रहा है। H स्टार में इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, और उस ऑर्बिट के लिए, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, वहां डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको दे रखी है, वो क्या दे रखे है यहां हिंट दे रखी है कि जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व हो रहा है उसका सरकमफेरेंस वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 पाई r ऑफ दैट ऑर्बिट। 2 पाई r n लिखा उसको मैंने। दिस इज इक्वल टू, हम जानते हैं बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चलेगा, तो सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस 2 पाई r n होगा, और उन्होंने बोला है कि वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का 4 टाइम्स होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का 4 टाइम्स होगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फिर आगे देखो, डिटरमाइन द लीस्ट मोल्स ऑफ एक्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड। हमारे पास यहां पर एक्स के मोल के बारे में पूछा गया है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को इस प्रोसीजर में लाने के लिए एक्स के कितने मोल लेकर चलने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसके एक्स के मोल हमें कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चों, जो आपके पास हाइड्रोजन जो एटम मॉलिक्यूल है उसको एटम में आपने कन्वर्ट किया तो वो तो हीट लेगा, और एक्स जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो टोटली किस में कन्वर्ट होगी, रिक्वायर्ड हीट में। तो रिक्वायर्ड हीट के लिए हमारे पास हाइड्रोजन का मास दे रखा है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट दे रखा है, तो हम रिक्वायर्ड हीट तो पता कर सकते हैं। इसमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज करते हुए टोटल रिक्वायर्ड हीट का यूज कर लेंगे। लेकिन जो टोटल रिक्वायर्ड हीट मिलेगी वो कौन से रिएक्शन से मिलेगी, इस रिएक्शन से मिलेगी। लेकिन इस रिएक्शन में केवल एक एटम के लिए एनर्जी दे रखी है, तो हमें 1 मोल एटम की एनर्जी का यूज करना है। 1 मोल एटम का, अगर मेरे पास 1 मोल एटम अगर एक्स का लेके चलूंगा तो 1 मोल के लिए पता नहीं, लेकिन मोल 1 मोल ना हो तो पहले 1 मोल से, फिर अननोन मोल से क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका होगा। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में और भी हिंट दे रखी है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन भी दे रखा है, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आपके पास इतना दे रखा है। तो देखो बेटा, इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर यूज हो गए, थर्मोकेमिस्ट्री, इसे आप केमिकल बॉन्डिंग भी बोल सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ाया जाता है आपको, और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसमें थर्मोकेमिस्ट्री,
मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब तीन कॉन्सेप्ट, मल्टी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ही तो एडवांस के होते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे इसको और प्रोसीड करें, बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है बेटा, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करने के लिए यहां पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया लीस्ट मोल्स, तो हम मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ X, इसके X के मोल्स हैं वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ A इतना ही लेके चलेंगे, तो कितना एनर्जी रिलीज होगी, तो टोटल रिलीज एनर्जी, टोटल रिलीज एनर्जी इन द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है बेटा, X प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू X माइनस 2, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है जिसके कारण से एनर्जी रिलीज होगी। वो आ रही है आपके पास 30.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वो पर एटम के लिए, एक एटम के लिए इतना है। एक मोल एटम के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, लेकिन हमारे पास हमने एक्स के कितने एटम ले रखे, ए एटम्स, ए मोल ले रखे हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी ए इंटू एन ए। यहां टोटल एटम्स ऑफ एक्स कितना हो जाएंगे बेटा, ये है आपके पास ए मोल के लिए ए, एक मोल के लिए Na, तो टोटल मोल के लिए ए मोल के लिए A इंटू Na, इसलिए टोटल एटम को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। चैलेंजर के क्वेश्चन को समझाने के लिए, समझाते समय हर चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे ये सोच के चलते हैं कि पूरे उस क्वेश्चन की थ्योरी को समझाएं, तो ऐसा थोड़ा सा सोचिए। आप एडवांस लेवल में तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम कट ऑफ तो इतना होना चाहिए कि आपको पूरा थ्योरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तब वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि एडवांस के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर के होते हैं, इसलिए थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, ये टोटल एनर्जी रिलीज हो गई। यही रिलीज एनर्जी है वो 4 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो जितनी टोटल एनर्जी है जो रिलीज हो रही है वो टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर होगी, या टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड कौन से प्रोसेस के लिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए, है ना बेटा। टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल रिलीज एनर्जी, टोटल रिलीज्ड एनर्जी। ठीक है बेटा, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहां से आ रही है, रिलीज एनर्जी से आ रही है। अब उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए प्रोसेस क्या है बेटा, H2 कन्वर्ट इनटू H प्लस एंड H स्टार। यहां पर आपके पास पहले क्या हो रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन, इसकी इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिसोशिएट इनटू 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ H स्टार। तो इसमें हुआ क्या है, पहले हाइड्रोजन जो होता है उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, उसको 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो बच्चों आपको दे रखा है बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव डेटा का, तो बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव डेटा मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 4.526 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन एक मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन का टोटल मोल कितना दे रखा है, तो सर हाइड्रोजन के टोटल मोल की बात करें, टोटल मोल ऑफ हाइड्रोजन उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल मोल ऑफ हाइड्रोजन जैसे इक्वल टू 4 ग्राम आपको दे रखा है, 4 में मोलर मास का डिवाइड करेंगे तो 2 मोल आपके पास हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे बच्चों, यस और नो। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि 1 मोल के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na होगा, तो अपने पास 2 मोल के लिए कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ Na।
तो ये आपके पास टोटल डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फिर जो आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है से 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कितने मोल हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं? 1 मोल। तो 2 मोल अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना अपने पास, तो 2 मोल आ गए ना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के, तो 2 मोल से हाइड्रोजन आयन के मोल होंगे 2 मोल। यानी कि जो हाइड्रोजन आपने ब्रेक किया होगा वो 2 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इसलिए हमने 2 मोल के लिए यूज किया। ठीक है बेटा, चलो 2 मोल। अब अपन क्या कर रहे हैं, आगे के पार्ट को देख रहे हैं। आगे के पार्ट में H से H+। ठीक है बेटा, तो बच्चों 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से 2 मोल हाइड्रोजन एटम मिलते हैं। तो 2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है अपने पास तो क्वेश्चन में, तो 2 मोल से कितना मिलेगा? 4 मोल हाइड्रोजन एटम। यस, 4 मोल हाइड्रोजन एटम में से क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इक्वली है, देखो लैंग्वेज को देखो, लिखा हुआ है इक्वली इंटू H+ एंड H*। इक्वली का मतलब क्या हुआ? 4 में से 2 तो आपके पास हो जाएंगे H+ के लिए, तो H* के लिए 2 मोल H+ कन्वर्जन में और 2 मोल H* कन्वर्जन में। ठीक है बेटा, तो आपके पास यहां पर ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग 2 मोल हाइड्रोजन एटम को 2 मोल H+ में कन्वर्ट होने के लिए, 2 मोल हाइड्रोजन एटम को 2 मोल H+ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन में कन्वर्जन को आयोनाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन प्रोसेस। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस की डेटा दे रखा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हाइड्रोजन का, एक एटम का है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर पर एटम। लेकिन हमारे पास कितने मोल एटम है? 2 मोल एटम है, तो 2 मोल एटम के नंबर कितने होंगे? 2 इंटू Na। ये आपके पास आयोनाइजेशन के प्रोसेस की एनर्जी हो गई। फिर इसके बाद आपके पास 2, यहां H से H* का मतलब क्या हुआ? यहां H में एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं तो एटम पहले ग्राउंड स्टेट में आएगा, मतलब पहले एटम में कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हुआ। अब एक्स्ट्रा एनर्जी ऐसी मिल गई कि हाइड्रोजन का फर्स्ट स्टेट का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला गया। कौन से एनर्जी लेवल में चला गया? उसके लिए हिंट दे रखी है। कौन से एनर्जी लेवल में चला गया? उसके लिए हिंट दे रखी है। कौन सी हिंट? कि सर उस ऑर्बिट में सरकमफेरेंस की वैल्यू 2πr = 4 लैम्डा होगा। ठीक है, ये हिंट दे रखी थी। अब इस हिंट के अकॉर्डिंग हम यहां पर ये बोलेंगे कि सर हम ये जानते हैं डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट में जब बोर मॉडल को अप्लाई करते हैं तो बोर मॉडल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग mvr = NH/2π होता है। जब आप इसे रीअरेंज करते हैं, 2π को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 2πr = NH/mv होता है। और H/mv क्या होता है? H/मोमेंटम, और यही तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है। इसलिए यहां से क्या रिजल्ट आया कि किसी भी ऑर्बिट का, बोर ऑर्बिट का सरकमफेरेंस डी ब्रोगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो जो नंबर होगा वो उसका ऑर्बिट नंबर होगा। क्या होगा? ऑर्बिट नंबर। जिस ऑर्बिट में घूमेगा वो उसका ऑर्बिट नंबर होगा। इट मींस यहां 2πr किसके बराबर आ रहा है? 4 लैम्डा के बराबर। ये 4 लैम्डा में लैम्डा का न्यूमरल क्या है? 4। हेंस ऑर्बिट नंबर कौन सी होगी बेटा? 4। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में होता तो 2πr = लैम्डा × 1, सेकेंड ऑर्बिट में होता तो 2πr = 2 × लैम्डा, थर्ड में होता तो 3 × लैम्डा होता। तो यहां 4 टाइम्स हो रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है कौन से लेवल में पहुंच गया? 4th में। इट मींस एनर्जी एब्जॉर्ब करता हुआ इलेक्ट्रॉन
ग्राउंड स्टेट से फोर्थ स्टेट की एनर्जी को यूज करेगा। तो इसका मतलब कितनी एनर्जी चाहिए, E4 माइनस E1, ये एनर्जी चाहिए E4 माइनस E1। फर्स्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट एनर्जी लेवल से फोर्थ में जाने के लिए टोटल कितनी एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, अब इस एक्साइटेशन एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है वो पर एटम के लिए है, तो इसको टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए यूज कर रहे हैं, यहां पर कौन प्रोसेस को, एक्साइटेशन प्रोसेस 2 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए यूज कर रहे हैं, तो 2 मोल में कितने एटम होंगे, 2 इंटू एन ए, इसलिए 2 इंटू एन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, तो क्या क्या हुआ, पहले हमने बॉन्ड को तोड़ा, 2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ा, फिर हमने क्या किया, हमने यहां पर आयन में कन्वर्जन किया 2 मोल हाइड्रोजन एटम को, फिर 2 मोल हाइड्रोजन एटम को एक्साइटेशन किया, ये टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी है इज इक्वल टू टोटल रिलीज एनर्जी। अब टोटल रिलीज एनर्जी कितनी थी बेटा, 30.87 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ए नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। इस पूरी इक्वेशन में अब आपके पास क्या क्या चीज अननोन है, E1 की वैल्यू और E4 की वैल्यू, E1 और E4 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। E1 होगा बेटा बच्चों -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 और एन स्क्वायर 1, और E4 की वैल्यू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब इस वैल्यू को E4 माइनस E1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 13.6 दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है बेटा, और फिर क्या रह जाएगा, E4 माइनस E1, 13.6 में E4 माइनस E1 करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 16, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये एनर्जी आएगी। कई स्टूडेंट इसका फॉर्मूला याद रख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला कि सर एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है E1 फर्स्ट लेवल से nth लेवल में ले जाने के लिए En माइनस E1 इज इक्वल टू 13.6 एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम 1 to nth level, En minus E1 13.6 into 1 minus 1 upon n स्क्वायर, ये हो जाता है, लेकिन यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, En माइनस E1 की वैल्यू पुट कर दो बेटा उससे, है ना बेटा। तो चलिए अब आपके पास सारे डेटा यहां पर रख रखे हैं, सारे लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट हैंड साइड की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, Na से Na कैंसिल, है ना। बाकी अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर, मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। On solving equation number 1, then we get final answer A is equal to 2। A के 2 मोल होंगे सर, ठीक है बेटा, ये है वैल्यू। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि ये 2 मोल X की रिक्वायरमेंट होगी फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है बेटा। ये था क्वेश्चन, एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहां पर अपने फाइनल आंसर को टिक कर लेते हैं। हमारा फाइनल टारगेट वाला आंसर ये आ गया 2। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा बेटा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले इसको बोर्ड पर जो मैंने लिखा है उसे उसको एक बार दिखा देता हूं आपको, इसलिए मैं हट जाता हूं और आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे ढंग से देख लें। कहां पर, एक तो ये, फिर ये नेक्स्ट वन, दिस वन, एंड नेक्स्ट
दिस वन, ठीक है। और अगला है ये वाला, हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों, ये अब अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ये जो जब मैं 2003 या 4 में बंसल क्लासेस में था, उस समय हमने टेस्ट पेपर में बनाया हुआ क्वेश्चन, हमारी पूरी टीम ने बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर रखा। और ये पेपर इतना शानदार, ये क्वेश्चन इतना शानदार, बच्चे डाउट में घूमते रहे, अच्छे ढंग से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस बने। उसमें यहाँ पर क्या करना था हमें, ठीक है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि यहाँ 3 लेजर गन है, लेबल्ड एज 1 2 3। बड़ा मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं इसमें। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैव पावर 2 3 एंड 5 वॉट, है ना, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये बोला गया है। अब इसमें आगे लिखा है आर यूज टू प्रोड्यूस फोटो करंट फ्रॉम मेटल प्लेट, ये हमें फोटो करंट के लिए यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय लेजर गन आर 4 into 10⁻18 and 5 into 10⁻18 and 9 into 10⁻18 per second, ठीक है बेटा। मेटल प्लेट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी 4.5 into 10⁻19। अब बहुत स्पेशल कंडीशन लिखी है, नाइदर द पावर नॉर द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय पर्टिकुलर लेजर गन इज नोन। कुछ भी पता नहीं है, कौन सा जो नोटेशन दे रखा है उससे रिलेटेड क्या होगा, कौन कितने फोटो होंगे, ये पता ही नहीं है। अब बच्चों, नाइदर द पावर नॉर द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय पर्टिकुलर लेजर गन इज नोन, है ना बेटा। इट इज नोन दैट ऑल कैपेबल फोटॉन्स एमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन, ये पता है कि जितने ही कैपेबल फोटॉन्स होंगे उनसे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो कैपेबल फोटोन का मतलब क्या हुआ, वो फोटोन जिनकी पर फोटोन की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये कैपेबल एनर्जी। अब ये तो है पैराग्राफ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब इसका पहला पार्ट है, इस पैराग्राफ का पहला पार्ट है मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ हमें बतानी है। मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ कैसे आएगी, तो चलिए इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के लिए पहले तो ये देखें, पूछना ये क्या चाहता है कि जिस प्लेट पर ये लाइट लेजर गन से लाइट आ रही होगी उसके एटम पर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ये एनर्जी आई, ठीक है, और यहां से टकराई और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है। वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, हमें मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ पूछी है, यह है क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ, मैं अगर आपसे पूछूं तो ये कौन सा टॉपिक है, तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलोगे, लेकिन साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो है डी ब्रॉगली। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट वेवलेंथ देखते ही ईएमआर रेडिएशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो गलत है भाई। इसलिए गलत है क्योंकि आप जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो रहा है ना, उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पूछ रहे हैं क्वेश्चन वाले। वो पूछ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो बताइए। तो जब कभी भी किसी मैटर से एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है उसे मैटर वेव बोलते हैं, और वहां पर डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये लाइट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ चाहिए, यानी कि वेवलेंथ मिनिमम चाहिए। और वेवलेंथ जो होती है पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, या h अपॉन mv से रिप्रेजेंट करते हैं। m का मतलब क्या होता है बेटा, मास ऑफ द पार्टिकल, v मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जिस पार्टिकल की मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो मिनिमम पूछा है ना, इट मींस मोमेंटम कम से कम होना चाहिए। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। इट मींस
जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होगी, तभी तो पार्टिकल की वेवलेंथ कम से कम होगी। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। बहुत बड़ा धड़कन इस क्वेश्चन में ये छुपी हुई है। समझ रहे हैं बच्चों? यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेंस में फॉर्मूला याद रख रखा है कि सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और ये ध्यान रखें कि जो आपके पास में यहां पर वर्क फंक्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो एक ही मेटल का दे रखा है, तो इट मींस मेटल सेम है। इट मींस ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। कौन सी वैल्यू? एच न्यू नॉट। ये तो कांस्टेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ये कांस्टेंट है, मुझे लैम्डा मिनिमम चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तभी आएगी जब पर फोटोन की एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो। ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है? तो एच न्यू मीन्स एनर्जी ऑफ वन फोटोन पर फोटोन। वो एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा? ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपके पास इफ दिस इज इन मैक्सिमम, अगर ये एच न्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है बेटा, मैक्सिमम होगा, तो आपके पास के ई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। के ई मैक्सिमम आएगा। हमें के ई को मैक्सिमम लाना है। कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से यहां पर देख लें। मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं और फिर इसके बाद में अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को देखने के लिए सब्जेक्ट पर फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। सोर्स जो आ रहा है, सोर्स से जो लाइट आ रही है, पावर आ रही है, वो पावर में नंबर ऑफ फोटॉन्स का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी। तो सिंपल सी बात है, किसी सोर्स से एनर्जी कब ज्यादा आएगी? जब उसकी पावर ज्यादा से ज्यादा हो। और पर फोटोन के लिए कैलकुलेशन करना है, इट मींस उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स का डिवाइड कर दो। तो सर पर फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए? इस एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। हेंस एनर्जी पर फोटोन मस्ट बी मैक्सिमम। ठीक है? तो एनर्जी पर फोटोन ये क्या होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम आना चाहिए। और ये वैल्यू हमने क्या बोली थी अभी? एच न्यू। एच न्यू कैसे निकालोगे? टोटल एनर्जी में डिवाइड करते नंबर ऑफ फोटॉन्स का, तो क्या मिल जाता बेटा? एच न्यू। ये ई टोटल। ठीक है? तो बच्चों ये मैक्सिमम लाना है एनर्जी पर फोटोन, तो ये तो होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है? इसको मैक्सिमम लाने के लिए क्या होना चाहिए? इस ऐसा सोर्स चूज करना है जिसकी एनर्जी पावर ज्यादा से ज्यादा हो और नंबर ऑफ फोटॉन्स कम से कम हो। तो देखें वो कपलिंग कैसे हो रही है, वो पेयरिंग कैसे हो रही है। सबसे ज्यादा किसका है? 5 का। ये सबसे ज्यादा पावर है और इसका फोटोन देखो इन तीनों में सबसे कम इसका है। इसलिए हेंस मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने एनर्जी की वैल्यू रखी है, पावर की वैल्यू 5 वाट लिखा। वाट मतलब जूल पर सेकेंड, तो 5 जूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स 4 इंटू 10⁻18। इसको डिवाइड करने के बाद ये भी चेक कर लेना कि ये कैपेबल होना चाहिए। कैपेबल मतलब आपके पास ये होना चाहिए क्या कि सर ये एनर्जी यानी इससे फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होना चाहिए, है ना? पी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए। तो 5/4 से 1.25 आ जाएगा। 1.25 इंटू 10⁻18 जूल, जो कि ज्यादा है इससे थ्रेशोल्ड एनर्जी से, है ना? दिस इज ग्रेटर देन 4.5 इंटू 10⁻19 जूल।
इसलिए यहां से आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, विल अकर। ठीक है बेटा, पीईई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये होगा। अब आपके पास कहानी आती है कि सर ये तो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी, यहां से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी किसकी है? पर फोटोन की है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू ठीक है, दिस इज इक्वल टू सर सब्जेक्टेड एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। सब्जेक्टेड एनर्जी कितनी है? 1.25 इंटू 10⁻⁻18, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो कितना था? 4.5 इंटू 10⁻⁻19 था बेटा, 4.5 इंटू 10⁻⁻19। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, 10⁻⁻1 यहां से उधार ले लेता हूं, तो 0.45 हो जाएगा ये, तो 10⁻⁻18, ठीक है? तो 1.25 माइनस 0.45 इंटू 10⁻⁻18, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की। हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए ये जो एनर्जी आ रही है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब हमें चाहिए वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। बोर्ड पर जो लिखा है उसे देख लो अच्छे ढंग से, ठीक है बेटा? तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने पर 1.25 माइनस 0.45 कितना हो गया? 0.8 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है बेटा? बाकी मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। ये जो आपको काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो जूल में आ रही है बेटा। अब आपके पास में यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए इसे 19 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हो सकता है कि आप में से कई स्टूडेंट इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी, ठीक है? तो क्यों कन्वर्ट करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसका भी रीजन मैं बता दूंगा अभी, तब तक रुकिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ गई है। अब अपने पास में डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लैम्डा पार्टिकल बोल दो या लैम्डा डीवी बोल दो, डीवी मतलब डी ब्रॉगली बोल दो। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं एच अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के बारे में देख रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए फिर एच अपॉन, मैंने अभी अभी आपको मोमेंटम से रिलेशन करवाया था क्या, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा? तो दिस इक्वल टू एच 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये तो हो गया एच की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 2m, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। और आप सब जानते हैं, हमारे प्यारे बच्चे सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। जो अपने एम के लिए बैठे हुए हैं, अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है और एडवांस की तैयारी किस तरह से की जाती है, आप सबको पता है ना? हाँ पता है, लेकिन कैसे करनी है, क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरह से करवा रहे हैं हम। यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम। बच्चों जब कभी भी फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूले में वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी रखिए ताकि मिस्टेक्स होने के चांसेस कम से कम हो, ठीक है? अब वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी? 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, ये आ रही थी। तो सारे टर्म्स एसआई यूनिट में है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में मैथमेटिक्स वाला पार्ट है और उसमें आप बहुत होशियार है, ठीक है? चलिए जल्दी से इसे देख लीजिए मैंने क्या क्या कहां पर लिखा है, ठीक है बेटा? तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इसके सॉल्व करने के लिए देखो, बहुत रफली अगर सॉल्व करना चाहो तो रफली सॉल्व कर सकते हो। 8 और 9, 8 देखो 8 इंटू 2 16, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4, तो 4 बाहर आ गया और 9.1 को मैंने 9 मान लिया अप्रॉक्सीमेटली 9, तो 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 क्या होगा? 12, तो 12 का नीचे डिवाइड हो जाएगा। 12 का नीचे डिवाइड होने पर 6.626 से आसानी से जब आप डिवाइड करोगे, ये डिवाइड आसानी से हो जाता है, तो 0.548 के आसपास आता है, 0.548 के आसपास।
और 10 की पावर -31 है, 10 की पावर -19 है, तो ये 50 हो जाएगा, 10 की पावर -50, ठीक है। माइनस 10 की पावर -50 को 10 की पावर क्या बोलेंगे, 10 की पावर -25, 10 की पावर -25 बोलेंगे ना, क्योंकि अंडर रूट ले रहे हैं इसलिए ऐसा होगा। अब आपके पास में 10 की पावर -25, 10 की पावर -34 से जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 10⁻⁹, तो 10⁻⁹। अब मेरे को चार ऑप्शन क्या 10⁻⁴ में दे रखे हैं, क्या सर एंगस्ट्रॉम में दे रखे हैं, तो एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग अब आप देखिए 0.5 इंटू 0.548 इंटू 10⁻⁻9, तो इट मीन 5.48 इंटू 10⁻⁻9 -10 हो जाएगा, तो 10⁻⁻10 तो एंगस्ट्रॉम में चला गया, तो 5 के लगभग आंसर कौन सा वाला आएगा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है इसमें चार ऑप्शन में, इसके 5 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही आएगा, इसलिए आंसर ये वाला आएगा सेकंड। ठीक है बेटा, तो कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ गया बेटा, तो ये आता √30 एंगस्ट्रॉम। ये था कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का। अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यहां डी ब्रॉगली और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काफी अच्छा यूज किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है मिनिमम फोटो करंट, मिनिमम फोटो करंट विच मस्ट बी पास थ्रू द सर्किट। मिनिमम फोटो करंट किससे मिलेगा, कौन से और ये ए फॉर एम्पियर है बेटा मिनिमम फोटो करंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो। हाँ तो बेटा, तो मिनिमम फोटो करंट के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा फोटो करंट किस बात पर डिपेंड करता है। तो फोटो करंट को चेक करने के लिए फोटो करंट की जो वैल्यू है वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर, इजेक्टेड या एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो चार्ज एमिटेड पर सेकेंड, चार्ज एमिटेड अपॉन टाइम टेकन। टाइम का हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी टाइम ऑलवेज 1 सेकेंड के पर सेकेंड के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और फोटो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो बच्चों फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिटेड चार्ज। इमिटेड चार्ज मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स कितने हैं। ठीक है बेटा, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 3 सोर्स है। इन 3 सोर्स में नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स किसमें सबसे कम आएगा, क्योंकि मुझे चाहिए मिनिमम फोटो करंट। फॉर मिनिमम फोटो करंट हमें वो सोर्स चूज करना पड़ेगा जिससे पावर की वैल्यू मिनिमम मिले, मिनिमम पावर। ठीक है, मिनिमम फोटो करंट के लिए मिनिमम पावर चाहिए, ऐसा सोर्स ढूंढ लो, ताकि उससे क्या होगा, पावर अगर कम होगी तो सब्जेक्टेड फोटॉन्स भी हमारे पास क्या होंगे, कम मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो आपके पास सब्जेक्टेड फोटोन के लिए हमारे पास ये कलेक्शन जो दे रखा है, जैसे 3 सोर्स हैं, इन तीनों सोर्स में 2 वाट का जो पावर है वो सबसे कम है, इसलिए 2 वाट का कलेक्शन यूज करेंगे मिनिमम फोटो करंट के लिए, 2 वाट पावर का। इस 2 वाट पावर के लिए भाई आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स की भी वैल्यू दे रखी है। नंबर ऑफ फोटॉन्स का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है कि कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, तो हमें वो यूज करना है जिसमें सब्जेक्टेड फोटोन कम हो, पावर भी कम हो, फोटॉन्स भी कम हो। ठीक है बेटा, दोनों चीज ध्यान रखनी है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके पास में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास फोटोन कितने बेटा, 4, 5 और 9। इन तीनों में मिनिमम कौन सा है, 4 वाला। इसलिए हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा 2 वाट पावर वाला सोर्स। सोर्स तो हमें यूज करना है मिनिमम पावर वाला, और उससे फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स 4 × 10⁻18। क्लियर हो गई बात।
अब आपके पास क्या हुआ बेटा, यहां पर पता चल गया नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स 4 इंटू 10⁻18 है। क्या ये कैपेबल है, क्या इससे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, ये भी चेक कर लो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एनर्जी में डिवाइड कर दो नंबर ऑफ फोटॉन्स का, तो 2/4 इंटू 10⁻18 दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो गया, एनर्जी में नंबर ऑफ फोटॉन्स का डिवाइड करने से आपको पास क्या हो गया, एक फोटोन की एनर्जी आ गई, वो कितने हो गई 0.5 इंटू 10⁻18 विच इज, है ना, विच इज ग्रेटर देन द 4.5 इंटू 10⁻19 जूल। इसलिए यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो ये कैपेबल है, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए कैपेबल है। तो आपके पास फोटो करंट की मिनिमम फोटो करंट की वैल्यू क्या हो गई, हेंस फोटो करंट वैल्यू फोटो करंट वैल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻18 दीज आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स, और यही नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं। क्योंकि बोला गया है, क्वेश्चन के पैराग्राफ को ध्यान से देख लो, इसमें बोला है कि जितने भी फोटोन आ रहे हैं और अगर वो कैपेबल हैं तो वो सारे के सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे हैं। ऑल कैपेबल, देखो क्या लिखा है लास्ट लाइन, इंपॉर्टेंट, ऑल कैपेबल फोटॉन्स एमिट ए फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन। इट इज नोन दैट सारे कैपेबल फोटॉन्स होंगे वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे। यानी एक फोटोन आया, वो अगर कैपेबल है, एक फोटोन की एनर्जी कैपेबल है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो हमारे पास कितने कैपेबल मिल गए थे इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कैपेबल हो गए थे 4 इंटू 10⁻18, इसीलिए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी इतने ही आएंगे, 4 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये तो नंबर है, इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर सेकंड के लिए कैलकुलेशन करना है करंट के लिए। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻18 इंटू 10⁻19 10⁻1 एंड 60, ये 0.64 कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब आप चार ऑप्शन में चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 में बेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है बेटा, 0.64 एम्पियर। ये इस तरह से कैलकुलेशन हुई बेटा, समझ में आया बेटा, ये मिनिमम फोटो करंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं हट जाता हूं एक बार सामने से, फिर जल्दी से देख लो। ठीक है बेटा, देख लिया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम फोटो करंट, मैक्सिमम से मिनिमम फोटो करंट का रेशो निकालना है, विच कैन बी पास थ्रू द सर्किट। तो बच्चों अब आपको मैक्सिमम के लिए भी कैलकुलेशन करना, मिनिमम तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। मैक्सिमम फोटो करंट कब आएगी, जब मैक्सिमम फोटो करंट की पॉसिबिलिटी तब होगी जब आपके पास क्या है कि सारे के सारे सोर्स से फोटोन जो आ रहे हैं वो सारे सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करें। यानी सारे कैपेबल फोटॉन्स हैं, सारे सोर्स के जो फोटॉन्स हैं वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करें। ठीक है, तो कितने सोर्स है अपने पास, तीनों सोर्स से कैपेबल फोटोन मिलने चाहिए। और इससे पहले वाले केस में मिनिमम फोटो करंट था, इट मींस 3 सोर्स में से कम एक सोर्स ऐसा होना चाहिए जिससे क्या वो सोर्स कैपेबल हो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन का, लेकिन उससे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मिनिमम चाहिए था। इसलिए एक सोर्स स्टार्ट किया, और सोर्स भी ऐसा जिसका पावर मिनिमम हो और उसके फोटोन भी मिनिमम हो। फिर हमने, अब अपन क्या कर रहे हैं, हमारे पास मैक्सिमम फोटो करंट के बारे में बात चल रही है। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, सारे ऐसा हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है जिसमें सारे सोर्स कैपेबल हो। ठीक है, सारे सोर्स कैपेबल हो। तो फॉर मैक्सिमम फोटो करंट, फॉर मैक्सिमम फोटो करंट we have to choose possibility in which all
source can we utilize? ऐसा क्यों कि सारे सोर्स थे, जितने ज्यादा सोर्स है सारे के सारे एटम पर टकराएं और टकराकर उनसे इलेक्ट्रॉन एमिट हो। ठीक है, तो सबसे पहला सोर्स नंबर वन कोई भी हो सकता है। एक तो 2 वाट पावर वाला है सोर्स, जिसकी पावर 2 वाट है। दूसरा है आपके पास कौन सा वाला सोर्स 3 और 5 वाला, 3 वाट और 5 वाट। अब इनके लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कौन सी कपलिंग करें कि वो सारे कैपेबल होने चाहिए। कैपेबल मतलब उनसे जो एक फोटोन की एनर्जी हो, पर फोटोन की एनर्जी है वो 4.5 इंटू 10⁻⁻18 18 है 19 है, देख लो बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। 10⁻⁻19 है, 4.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल से ज्यादा होनी चाहिए बेटा। तो आपके पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है सर? उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी जो दे रखी है उसमें है ना बेटा, ये पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन से फोटोन है? 4, 5 और 9, 4, 5 एंड 9, ठीक है, इंटू 10⁻18। और ये जितनी फोटोन है वो पर सेकंड के लिए है। ये फोटो करंट पर सेकंड से अपने आप ही आ जाएगा, टाइम की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो बच्चों आपके पास 4 इंटू 10⁻18, 5 इंटू 10⁻18, 9 इंटू 10⁻18। इससे अपन पर फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2/4 इंटू 10⁻18 ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻19, 3/5 इंटू 10⁻⁻18 यानी 6 इंटू 10⁻⁻19। और अगली पॉसिबिलिटी में 5/9 इंटू 10⁻⁻18। On solving, then we get approximately, this is approximately 5.5 into 10⁻⁻18, 18 नहीं 19, अप्रोक्सीमेट है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है ना बेटा। ये 3 पॉसिबिलिटी आपके पास मिल रही है। अब इन तीनों को कंपेयर करें, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये वाला आपके पास कैलकुलेशन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। ये पहला सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स। कोई बोले कि सर आपने 2 के लिए 4 क्यों लिखा? 5 ले लो तो 5 ले लो तो 5 भी चलेगा, लेकिन 5 यहां आ गया, 4 यहां आ गया, ठीक है, 4 यहां आ गया, तो फिर यहां 4 आते ही 3/4 इंटू 10⁻⁻18 होगा। इट मीन 3/4 हो गया 3/4 हो गया 0.75, ठीक है। 3/4 कितना हो जाएगा? इसे डिवाइड करेंगे तो 3.35 होगा, 0.75 होगा, 0.75 इंटू 10⁻⁻18 ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपके पास में जब यहां दूसरी पॉसिबिलिटी जो अभी मैंने आपको सोचने के लिए बोल रहा था, पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जब मैं यहां 5 ले लूं, 5 इंटू 10⁻18 और यहां 4 इंटू 10⁻18, तो इसके पर फोटोन की एनर्जी में कैपेबल ये भी रहेगा और कैपेबल ये भी रहेगा, क्योंकि पर फोटोन की जो एनर्जी निकालोगे एच न्यू की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, सेकेंड पॉसिबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फोटोन्स जब चेक करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 2/5 इंटू 10⁻18 मीन्स ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया बेटा? 2/5 हो गया 0.4, 4 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और ये वाले केस कैसा हो जाएगा? 3/4 इंटू 10⁻18। तो जब आप सॉल्व कर रहे हो -18,
तो देखो क्या गलती हो रही है यहां पर। गलती हो रही है कि आपके पास 7.5 इंटू 10⁻⁻19 तो आ गया, बाकी ये पॉसिबिलिटी तो वही रहेगी, सेम पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन देखो इससे कैपेबिलिटी रहेगी, इससे कैपेबल रहेगा, यानी आप कह सकते हैं कि दूसरी वाली कॉम्बिनेशन में ये तो कैपेबल है, ये भी कैपेबल है इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए। लेकिन 2/5 इंटू 10⁻2/5 इंटू 10⁻18 से ये 0.4 इंटू 10⁻18 यानी 4 इंटू 10⁻19 आ रहा है, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। इसका मतलब ये फोटोन में आपके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं आ रही, पर फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट नहीं आ रही, इसका मतलब ये कैपेबल नहीं होगा। तो केवल दो सोर्स से फोटोन इमिटेड होंगे, वो जो फोटोन आएंगे वो मेटल प्लेट पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो जो क्या होगा, कम होगा। हमें सारे सोर्स को यूज करना है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए। तो हमें यहां पर आपने देखेंगे, अगर आपने यहां पर ये दोनों केस को भी यूज कर लिया तो आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन्स 4 इंटू 10⁻18 और 9 इंटू 10⁻18 आएगा, जो कि वैल्यू कम होगी किससे, हमारे पहले वाले केस से कम होगी, इस केस से कम होगी। ठीक है, क्योंकि अब नंबर ऑफ फोटोन कितने हो गए, 9, 5 एंड 4, 9, 5, 14, 14 एंड 4, 18, 18 इंटू 10⁻18 की वैल्यू ज्यादा होगी। जितने ज्यादा सब्जेक्टेड फोटोन्स होंगे मेटल प्लेट पर उतना ही सारे कैपेबल हैं, इसलिए सारे कैपेबल हैं, इसलिए जो आपके पास में आ रहा है डेटा 18 इंटू 10⁻18 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो मैक्सिमम करंट पहले केस में बनेगी। ठीक है, तो ये वाले केस अपन नहीं लगा सकते। अगर कोई कहे कि सर इसको इधर ले जाओ, 9 वाले को इधर ले जाओ, इसको 4 वाले को इधर ले जाओ, तो ठीक है, इधर 4 वाले को इधर लेके जाए, तो अब आपके 5/4 इंटू 10⁻18 हुआ, यानी कि ये वैल्यू तो ज्यादा आ गई। ठीक है, अच्छी बात है। फिर 9 इधर आ गया, तो 2/9 इंटू 10⁻18, तो वो पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मतलब देखो, फिर क्या करूंगा, तीसरा केस 2 वाट पावर का जो सोर्स था उसके लिए नंबर ऑफ फोटोन्स है वो आप अप्लाई करो, तो आपके पास क्या कितना रहा, 9 इंटू 10⁻18, इसका पर फोटोन की एनर्जी एच न्यू तो कैलकुलेट करोगे तो 2/9 इंटू 10⁻18 ऑन सॉल्विंग देन वी गेट कितना मिला बेटा, ये हो गया दिस इक्वल टू पॉइंट, ठीक है, 0.22 इंटू 10⁻18, इट मीन 2.2 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 10⁻19, विच इज लेस देन 4.5 इंटू 10⁻19 जूल, जो कि परमिसिबल नहीं है। इससे कैपेबिलिटी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा इस पॉसिबिलिटी से। 2 वाट पावर का सोर्स है, उसके कारण से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो सर 3 वाट पावर से तो हो जाएगा, होने दो। 3 वाट पावर से अभी अपन ने केवल इन दोनों को इधर इंटरचेंज किया, 9 से 4, 4 से 9, बाकी तो 5 रहेगा बीच में। तो ये 5 इंटू 10⁻18, तो इससे एच न्यू की वैल्यू आपके पास क्या रही है, 3/5 इंटू 10⁻18, इससे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है। ठीक है, ये कैपेबल है। 5 वाट से यहां आपके पास 4 इंटू 10⁻18 वाला पॉसिबिलिटी अगर यूज कर रहे हो तो 5/4 इंटू 10⁻18, इससे आपके पास 1 पॉइंट, ठीक है, 5/4 1.25 इंटू 10⁻18, ये वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ठीक है बेटा, ये वैल्यू ज्यादा मिलेगी 5/4 इंटू 10⁻18, 5/4 इंटू 10⁻18, इसका ये अगर वैल्यू ज्यादा है ना बेटा, तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। इसका मतलब अब इस पॉसिबिलिटी में टोटल कितने हो गए सर फोटोन जो
कैपेबल है 5 और 4 9, तो 9 इंटू 10 की पावर 18, और इस केस में 4 और 9 13, ठीक है। और पहले वाले केस में तीनों ही पॉसिबल थे, इसलिए 4 5 9 9 18। तो सबसे ज्यादा सब्जेक्टेड फोटोन कौन सी पॉसिबिलिटी में? ये वाली पॉसिबिलिटी। इसलिए मैक्सिमम फोटो करंट के लिए ये नंबर ऑफ मैक्सिमम फोटॉन्स काउंट करने। हेंस मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम फोटो करंट फाइनल पॉसिबिलिटी फॉर मैक्सिमम फोटो करंट, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स, नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स क्या क्या होंगे? तीनों के लिए काउंट कर लो। 4 इंटू 10⁻18, 5 इंटू 10⁻18 प्लस 9 इंटू 10⁻18। ओवरऑल आपके पास क्या हो गया? 18 इंटू 10⁻18, ठीक है बेटा। तो ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स तीनों के काउंट करने। इससे अब फोटो करंट की वैल्यू, मैक्सिमम फोटो करंट की वैल्यू, फोटो करंट की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटोन पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फॉर मैक्सिमम फोटो करंट इज इक्वल टू चार्ज एमिटेड पर सेकेंड, चार्ज एमिटेड पर सेकेंड। और आपके पास चार्ज के कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है बेटा, इनटू। इसलिए जितने फोटोन कैपेबल है सारे के सारे, इसलिए वही इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बराबर है। 100% एफिशिएंसी के बारे में पैराग्राफ में लिख दिया है। इसलिए ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻+18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है बेटा, ये आएगा डेटा। अब आप क्या करेंगे? ये मैक्सिमम फोटो करंट है और पिछला वाला डेटा मिनिमम फोटो करंट था। मिनिमम फोटो करंट में कितने इलेक्ट्रॉन से आ रहा था? 4 इंटू 10⁻18 से, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम से मिनिमम फोटो करंट का रेशो। हेंस मैक्सिमम फोटो करंट डिवाइडेड बाय मिनिमम फोटो करंट, मिनिमम फोटो करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम। आपके पास कितना रहा है? 18 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻18 into 1.6 into 10⁻⁻19. On solving, then we get 18 by 4 means 9/2. This is the ratio. अब आपको इस तरह से 9/2 आया आंसर, और 9/2 आने के बाद ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये मैच कर रहा है 4th ऑप्शन में। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बातें छुपी हुई थी, वो मैंने आपको बता दी किस तरह से सॉल्व करना है। और जो शॉर्टकट से सॉल्व करना था वो शुरुआत में ही बोल दिया था कि मिनिमम फोटो करंट है, इस बात पे डिपेंड करेगी सोर्स का पावर कौन किसका मिनिमम है, और उसके फोटो इलेक्ट्रॉन भी कम से कम होने चाहिए। फोटो इलेक्ट्रॉन कम से कम तब आएंगे जब जो फोटोन्स हैं वो कम से कम पॉसिबिलिटी वाले हों, कम से कम होने चाहिए। इसलिए अपना 2 पावर वाला
2 वाट वाला सोर्स और उसके 4 वाला जो 4 इंटू 10⁻18 है वो मिनिमम था नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसलिए हमने वो ऑप्शन चूज किया। और मैक्सिमम के लिए वो पॉसिबिलिटी चूज करनी है, मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, जिसमें सारे सोर्स से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए, तो उससे जल्दी से आ जाता आंसर। ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये वाला पेज देख लीजिए, ठीक है, इसे अच्छे ढंग से देख लो। फिर इसके बाद ये वाला देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एटॉमिक नंबर Z इज रिप्रेजेंट इन ए हायर एक्साइटेड स्टेट। कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, अब वो हमें पता नहीं कौन सी स्पीसी है, ठीक है। अब ये हायर एक्साइटेड स्टेट में है, हायर एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी लेवल में होगा, तो मान लेते हैं कि वो हायर एनर्जी लेवल, क्वांटम नंबर ऑफ द हायर एनर्जी लेवल इज n, n में है। लेट n इज इक्वल टू हायर क्वांटम नंबर फॉर हायर एक्साइटेड लेवल, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है बेटा। चलो, दिस एक्साइटेड एटम कैन मेक ए ट्रांजिशन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी n से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को शॉर्ट फॉर्म में FES बोल रहा हूं बेटा मैं। इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन n से 2 में आ रहा है, तो इसमें 2 लिखा है बाय सक्सेसिव एमिशन, तो बीच में किसी एक लेवल में आ रहा होगा, ठीक है, और फिर वहां से दूसरे लेवल में आ रहा होगा बाय 2 फोटॉन्स ऑफ एनर्जीज। एक की एनर्जी 10.2 है और दूसरे की 17 है, तो इट मींस दोनों का टोटल एनर्जी का सम, इसकी एनर्जी अगर E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, n से n डैश का एनर्जी गैप E1 और n डैश से 2 तक का एनर्जी गैप क्या है E2, तो टोटल एनर्जी वैल्यू है ना, कितनी हो जाएगी E1 प्लस E2, 10.2 प्लस 17, ये हो जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से कहां तक की एनर्जी है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए n से लेकर 2 तक की एनर्जी का गैप, तो उसके लिए हम जानते हैं n हायर एनर्जी लेवल है और 2 लोअर एनर्जी लेवल है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, n से 2 तक आ रहा है, तो उसका एनर्जी गैप होता है En से लेकर E2 की एनर्जी का गैप, इसके बराबर होगा। टोटल एनर्जी जो होगी वो एनर्जी गैप बिटवीन En माइनस E2, ये होगा बेटा। इसलिए मैंने En माइनस E2 की वैल्यू बोर मॉडल के अकॉर्डिंग यहां पर फॉर्मूला यूज किया, तो 13.6 Z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n²। इस इक्वेशन में कितने अननोन है, 2 अननोन है, तो इसी में इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आगे लिखा हुआ है अल्टरनेटिवली द एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट कैन मेक ए ट्रांजिशन टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी वही चीज है, सेम कंडीशन पर, सेम एक्साइटेड स्टेट में n से लेकर, कौन सा एक्साइटेड स्टेट की बात की है इन्होंने, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी बेटा। तो यहां पर कितने फोटोन की बात कर रहा है वो, 2 फोटोन एमिट कर रहा है यहां पर भी, सक्सेसिव फोटोन, और इनकी टोटल एनर्जी 4.25 एंड 5.95। इट मींस यहां से कोई n डबल डैश में आ रहा होगा और n डबल डैश से n में आ रहा होगा, इसकी टोटल एनर्जी का सम कर लेंगे, 4.25 प्लस 5.95, 4.25 प्लस 5.95 is the total energy required for the transition n से लेकर 2, n से लेकर 3 तक। तो En माइनस E3 is equal to 4.25 प्लस 5.95, ठीक है बेटा। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बेटा,
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये टोटल, दिस इज इक्वल टू, अब बोर मॉडल के अकॉर्डिंग En माइनस E3 कितना हुआ, En माइनस E3 बोर मॉडल के अकॉर्डिंग 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आई है उनका रेशो निकाल लेंगे, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो देख लो मैंने क्या किया है। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, देन वी गेट 27.2 divided by 10.2, 13.6 जेड स्क्वायर कैंसिल, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इससे n की वैल्यू सॉल्व करेंगे वो 6 आ जाएगी बेटा, एंड इस n की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, मैं 1 में पुट कर रहा हूं, देन वी गेट z वैल्यू। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसे आप चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन में z इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है बेटा, ये देख लो। तो अगला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बनाया है इसमें। ए गैस ऑफ आइडेंटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम हैज सम एटम्स इन द लोएस्ट मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल ए में है, और सम एटम्स इन ए पर्टिकुलर अपर एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, एंड देयर आर नो एटम्स इन एनी अदर एनर्जी लेवल। आपके पास है कुछ तो ग्राउंड स्टेट में, कुछ हायर एनर्जी लेवल में। तो उस हायर एनर्जी लेवल यानी एक्साइटेड लेवल का में एटम है, तो अब आगे लिखा है द एटम्स ऑफ द गैस मेड ट्रांजिशन टू ए हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोन एनर्जी 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सब्सिक्वेंटली द एटम्स एमिट रेडिएशंस ऑफ ओनली 6 डिफरेंट फोटोन एनर्जी। आपके पास 6 डिफरेंट फोटोन्स एनर्जी एमिट हो रही है, इसका मतलब 6 वेवलेंथ एमिट हो रही है, मैक्सिमम 6 एमिशन हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो 6 आ रही है बेटा। सम ऑफ द एमिटेड फोटोन्स हैव एनर्जी 2.64। ठीक है, कुछ की एनर्जी तो 2.64 यानी जो हायर में पहुंचने के बाद जहां से चला वहां पर भी पहुंच सकता है, या फिर आगे बोला सम हैव मोर यानी इससे ज्यादा। अब इससे ज्यादा कितना, इससे ज्यादा इतना होगा कि वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए सारे। यानी कि आपके पास ये जो ट्रांजिशन है, 6 ट्रांजिशन वो इस तरह से हैं कि वो हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट तक के आने के डेटा है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सम हैव लेस देन 2.64, कुछ की एनर्जी 2.64 से कम है। तो बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन के लिए क्या पूछा है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इनिशियली एक्साइटेड लेवल। इनिशियली एक्साइटेड लेवल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम है, किसी हायर एनर्जी लेवल n में है, और जो एनर्जी इमिट करते हुए 6 रेडिएशन आ रहे हैं वहां पर, तो उनकी कुछ की एनर्जी 2.64 के बराबर है, कुछ की 2.64 से ज्यादा है। अरे यार 2.64 से ज्यादा का डेटा तो बोला नहीं कितना है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से वो कहां तक पहुंचेंगे सर, मिनिमम स्टेट तक पहुंचेंगे, यानी 1 तक पहुंचेंगे। और 1 तक पहुंचने पर वेरियस पॉसिबिलिटी कि टोटल रेडिएशंस कितने आ रहे हैं, टोटल रेडिएशन, टोटल फोटॉन्स, टोटल फोटोन बोलो या टोटल रेडिएशंस बोलो, टोटल फोटॉन्स है या रेडिएशंस है, और रेडिएशन इज इक्वल टू 6, और इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है बेटा, दिस इज इक्वल टू 6। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन 6 आ रही है, वो कैसे आएंगी सर, हम जानते हैं कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन के लिए
सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 6। तो n इंटू n माइनस वन इज इक्वल टू 12। तो आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी, n इक्वल टू 4। अब इस n इक्वल टू 4 से हमें पता चल गया है ना, यहां से पहुंचा था। तो बच्चों कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो वो है एनर्जी लेवल जब एनर्जी इनिशियली एक्साइटेड स्टेट से वो हायर एनर्जी एब्जॉर्ब करता हो, यहां पहुंचा था, ठीक है। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, 2.64। तो ये तो हायर एनर्जी लेवल है, वो इनिशियली एक्साइटेड लेवल नहीं बोला है, ये वो नहीं है, ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा है। इनिशियली वो किस पे था, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए हमको ध्यान रखना है कि सब फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, इनके डेटा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है बेटा। ये इस तरफ एनर्जी का स्केल हो तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, -3.4 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आपके पास जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम यहां पर वैल्यू लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और आगे -1.51 जेड स्क्वायर, -0.85 जेड स्क्वायर, क्योंकि n फाइनली 4 तक पहुंच गया ना, इसलिए मैंने पॉइंट यही 4 तक के लिए काउंट कर लिया मैंने। ये है एनर्जी के डेटा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो बेटा आपके पास E4 और E3 का गैप 0.66 के नियर अबाउट 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपके पास ये वाला डेटा 3 और 2 का एनर्जी गैप, यानी E4 माइनस E3 इज इक्वल टू 0.66 इंटू जेड स्क्वायर। E3 माइनस E2 इज इक्वल टू, ठीक है, E3 माइनस E2, तो 3.4 माइनस 1.51 वो कितना हो जाएगा, E4 माइनस E3, E4 माइनस E3 से सॉरी E3 माइनस E2, E3 माइनस E2 की वैल्यू 3.4 माइनस 1.51 इंटू जेड स्क्वायर। और E2 माइनस E1 जब सॉल्व करेंगे तो वो कितना रहा, E2 माइनस E1, ये 13.6 में से 3.4 10.2 जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आपके पास डेटा आ रहा है। अब यहां 3.4 माइनस 1.5 को सॉल्व, ठीक है बेटा। तो ये आएगा 3.4 माइनस 1.51 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा बेटा। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि जो इनिशियली एक्साइटेड लेवल से एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता वो 2.65 था, तो और उसको एब्जॉर्ब करता वो n पर चला गया। तो मान लीजिए वो इनिशियली लेवल है n1 में था, n1 से एब्जॉर्ब करता n तक पहुंचा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उसने, 2.64। तो बच्चों ये बताओ हाइड्रोजन लाइक एटम में 2.64 के बराबर एनर्जी इमिट करने वाला, क्योंकि जब वो वापस आ रहा है ना तो लौटकर 2.64 के बराबर भी एनर्जी इमिट कर रहा है, उससे ज्यादा भी कर रहा है और उससे कम भी कर रहा है। तो बताइए कौन सा ऐसा लेवल होगा, कौन सा ऐसा एटम होगा जिसकी एनर्जी गैप, यानी यहां n इक्वल टू 4 तो है, ये तो पता चल गया स्पेक्ट्रल लाइन से, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन n1 नहीं पता, तो n1 की वैल्यू क्या रखूं कि 2.64 के बराबर आना चाहिए डेटा। तो उसी के लिए मैंने ये शॉर्टकट आपको हाइड्रोजन के लाइक एटम के लिए एनर्जी स्केल के डेटा मैंने यहां पर लिख दिए। अगर इससे नहीं सॉल्व करना चाहते हो, इसे गैप से सॉल्व नहीं करना चाहते हो, उसका दूसरा तरीका क्या है कि ये पता चल चुका है कि ये इनिशियली एक्साइटेड लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करता हुआ यहां पहुंचा, n में पहुंचा और n से वापस लौट कर आया है और टोटल रेडिएशंस अपने पास 6 आ रहे हैं, तो उसके स्पेक्ट्रल लाइन का टोटल सम का
फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये आपके पास मेंस के फॉर्मूले में सिखाया जाता है। तो वहां से n की वैल्यू 4 आएगी, यानी 4 से लौटकर आते हुए ऐसा ट्रांजिशन होगा कि 4 से लेकर n1 का एनर्जी गैप 2.64 होना चाहिए। इट मींस E4 माइनस EN1 की वैल्यू 2.64 होनी चाहिए, क्योंकि N1 से ही तो 2.64 एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, N में चला गया था तो वापस लौट कर आ रहा है, तो उनमें इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी 2.64 के बराबर भी है। तो ये बराबर तभी हो सकती है जब 4 से N1 में आए, ठीक है। इसलिए अब इसे सॉल्व कर लो, ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.64। बच्चों ये तो बड़े मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ये तब है जब आपको जेड पता हो, जेड पता हो तब कर सकते हो। अब जेड ही नहीं पता तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए मैंने यहां पर जेड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए गैप दिखवाया आपको, और बोला है हाइड्रोजन लाइक एटम में जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से वापस लौट कर आ रहा है तो 2.64 एनर्जी कब आएगी। 2.64 1 बाई 1 वैल्यू पुट करके देखो, जेड की वैल्यू 1 पुट करो तो ये 0.66 आएगा, ये 1.89 आएगा, ये 10.2 आएगा जेड इक्वल टू 1 पर। तो इसका मतलब किसी के लिए फिट नहीं बैठ रहा। दूसरा तरीका कि जेड की वैल्यू 2 पुट करो हिट एंड ट्रायल से, ठीक है, तो जेड की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 2.64 यहां आ गया, ये लो भाई यहां आ गया 4 से 2.64। यहां पर ज्यादा जा रहा है सर, यहां और भी ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब E4 और E3 का गैप 2.64 आ रहा था, ठीक है। इसलिए N1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 3, N1 की वैल्यू क्या होगी 3। ऐसे सॉल्व करना बेटा, या फिर आप ये देखिए कि जेड की वैल्यू 1 पुट कर दो, इससे सॉल्व करना चाहते हो तो हिट एंड ट्रायल एक बार जेड 1 पुट करके देखो, N1 की वैल्यू निकाल के देखो, N1 की वैल्यू ऐसी आएगी जो परमिसिबल ही नहीं है। जेड की वैल्यू 2 रखोगे और जेड इक्वल टू 2, N1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है या एटम है जो इनिशियली एक्साइटेड लेवल में थे वो N1 में थे, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ गई 3, इसलिए आंसर गोज टू क्या हो गया बेटा ये, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना बेटा, ठीक है। तो यहां पर हमने दो चीजें देखी इस क्वेश्चन में, एक तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का क्वेश्चन, एक बोर मॉडल के एनर्जी के फॉर्मूले डेटा याद होने चाहिए, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट से एडवांस का क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सारे हमारे कोटा में जितने भी हमने कोचिंग में ये पढ़ाया हुआ है, अभी आपको नाम ही बोला था मैंने, बंसल क्लासेस, वाइब्रेंट एकेडमी, काफ़ी समय लंबे समय तक पढ़ाया, एलन में भी पढ़ाया, सभी जगह पढ़ाया। और अभी इस साल से हम फिजिक्स वाला में आपको केमिस्ट्री की क्लास, फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास प्रयास 2.0 ऑनलाइन पे क्लासेस कंप्लीट की है, कर रहे हैं कंप्लीट उसको, और अपने प्रयास के बैच भी ले रहे हैं, ड्रॉपर बैच ले रहे हैं। तो उन्हीं के क्वेश्चन के बहुत प्यारे से मतलब कोटा के सारे मटेरियल को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे ढंग से चल रहे हैं बेटा। देखिए अगर ऐसा डायरेक्ट हमें एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर चैप्टर की अलग अलग वैरायटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये है, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट if uncertainty in position is 25 upon 4 pi angstrom, ठीक है। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है, डी ब्रॉगली प्लस अनसर्टेनिटी, ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्सिंग क्वेश्चन। इसके लिए फोटोन ऑफ एनर्जी, आपके पास फोटोन की एनर्जी दे रखी है,
ये किसी सरफेस पर टकरा रहा, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये किसी मेटल प्लेट पर टकरा रहा, मेटल प्लेट पर टकराएगा ये फोटोन, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए मेटल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, वर्क फंक्शन पाई इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4.5 सब्जेक्टेड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे कैलकुलेट किया? कॉन्सेप्ट था सब्जेक्टेड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इससे हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब आपके पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको दिया हुआ है, डेल्टा एक्स है वो 25/4 पाई एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻⁻10 मीटर, ये आपके पास डेल्टा एक्स दे रखा है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी आपको डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो बच्चों डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमें अनसर्टेनिटी की इक्वेशन के पास जाना है। वो अनसर्टेनिटी की इक्वेशन क्या कहेगी? हेलो, क्या कहना चाहती है अनसर्टेनिटी की इक्वेशन? ये कहती है कि डेल्टा एक्स को जब एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, ये होता है। तो बच्चों यहां पर अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये हम ये जानते हैं कि डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मोमेंटम है वो वेवलेंथ का फंक्शन होता है। तो मोमेंटम में चेंज चेक कर लो, यानी डिफरेंशिएशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डीपी, मैग्नीट्यूड ऑफ डीपी इसको कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आप जो देख रहे हो ये तो अनसर्टेनिटी और एरर है, एरर का हम मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो मैग्नीट्यूड इन द एरर ऑफ मोमेंटम, दिस विल बी, एक तरह से डिफरेंशिएशन कर दो h/λ² डी लैम्डा, लैम्डा के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा डिफरेंशिएशन करने पर। लेकिन मुझे तो चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ डीपी, मतलब मोमेंटम में एरर की मैग्नीट्यूड कितना होगा? मोमेंटम में एरर h/λ², h/λ² डी लैम्डा। समझ में आ रहा है बेटा? h/λ² डी लैम्डा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, ये डीपी मतलब शॉर्ट गैप के लिए डिफरेंशियल निकालिया। अगर लार्ज गैप के लिए अगर इसे डेल्टा पी लिखना चाहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो h/λ² डेल्टा लैम्डा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ध्यान से देखो, बोर्ड पर मैंने जो लिखा है उसको अच्छे ढंग से देखने के लिए मैं हट रहा हूं सामने से। ठीक है बेटा? तो अब यहां पर डेल्टा पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 इन 1, इक्वेशन नंबर 2 in equation number 1, in equation 1, then we get delta x into delta p, delta x into h/λ², delta lambda is greater than equal to h/4 pi, h से h कैंसिल, तो डेल्टा x इज इक्वल टू, हमें डेल्टा लैम्डा चाहिए ना बेटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दो बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू λ²/4 पाई। ठीक है, अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो। ये कितना आ रहा है बेटा? डेल्टा एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25/4 पाई एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर इंटू डेल्टा लैम्डा जो कैलकुलेट करना है इज ग्रेटर देन इक्वल टू λ²। भाई λ² कहां से लाऊं? लैम्डा किसका चाहिए? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का लैम्डा मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है बेटा, ये देखो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे हैं। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद हो तो h/√2m काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दे रखा हो और इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो, रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर v वोल्टेज अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो आपके पास लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी आती है।
जिसे सॉल्व करने पर यह होता है 150 अपॉन वी टू द पावर 1/2 एंगस्ट्रॉम, ये होता है बेटा। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कुछ दे रखी है, हाँ दे रखी है। कैसे पता चला वोल्टेज की वैल्यू? कि सर वोल्टेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आ रही है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पर जो वोल्टेज है वो 1.5 रहेगा बेटा, ठीक है। ई का मतलब ई इंटू वी में जो वी ई का डिवाइड करते हैं तो वो वोल्टेज रहेगा। ईवी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है बेटा ये। उसके अकॉर्डिंग फाइनली वोल्टेज का डिवाइड कर दो तो 150 डिवाइडेड बाय 1.5 पावर 1/2 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर आ गया 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम, तो डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो बेटा इसको, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है कैलकुलेट होने पर यह आपके पास 25 इंटू 10⁻⁻10 लैम्डा ई का लैम्डा ई जो आपके पास स्क्वायर है उससे सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है बेटा। देख लो बोर्ड पर जो लिखा है हमने, ठीक है बेटा। तो यहां से डेल्टा लैम्डा की वैल्यू ऑन सॉल्विंग देन वी गेट 4 एंगस्ट्रॉम, ये कैलकुलेशन से आएगा, ठीक है। बाकी तो मैथ्स वाला पार्ट है जो आप कर लेंगे, ठीक है बेटा। देख लो आप यहां पर ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन, इफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड लाइन ऑफ बाउमर सीरीज ऑफ लिथियम आयन नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? क्वेश्चन में ये बोला गया है आपके लिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास एक बामर सीरीज की सेकंड लाइन है लिथियम आयन के लिए। तो बामर सीरीज का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन कहां से कहां होता है? लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पेफोन हम्फ्री के क्वेश्चन इस तरह से कनेक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बामर सीरीज में N1 की वैल्यू होती है 2 और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4, क्योंकि सेकंड लाइन की बात बोली है। फर्स्ट लाइन अगर बोले तो एक गैप कर देना, N1 से N2 में एक का गैप, तो 3 से 2 आता फर्स्ट लाइन के लिए, सेकंड के लिए 4 से 2। तो इसकी जो एनर्जी आ रही है, इस जो एनर्जी आएगी वो किस पर आ रही है? हाइड्रोजन के एटम पर। हाइड्रोजन के कौन से एटम पर आ रही है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब हाइड्रोजन एटम का ये n = 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 2 पर एनर्जी आ रही है, ठीक है, नॉक्ड आउट। तो अब आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि सब्जेक्टेड एनर्जी जो आ रही है वो किस पे पड़ रही है सर? कहीं कहां पर डिपॉजिट हो रही है? या हाइड्रोजन एटम के n = 2 पर। तो कुछ पार्ट तो n = 2 के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको सेपरेट आउट करने के लिए वो एनर्जी तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। दोबारा से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। इफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड लाइन ऑफ वार्मर सीरीज नॉक्ड आउट मतलब बाहर निकाल दिया इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी, ठीक है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को? तो सब्जेक्टेड जो भी एनर्जी होगी उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? सब्जेक्टेड जो एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी? बामर सीरीज की सेकेंड लाइन से आएगी। वो सब्जेक्ट एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें काम आएगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक्ड आउट टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सब्जेक्ट एनर्जी कहां से मिलेगी सर? लिथियम आयन की बामर सीरीज से। लिथियम आयन की बामर सीरीज की एनर्जी 13.6 × Z²। लिथियम आयन के लिए Z की वैल्यू, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Z = 3 होगा बेटा, तो 3² कहां से कहां तक? 1/2² - 1/4²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी कहां से कहां तक ले जा रहे हो? 2 से लेकर इंफिनिटी तक, तो E∞ - E2 फॉर हाइड्रोजन एटम,
ये रिक्वायर्ड एनर्जी, ये वो एनर्जी होगी ताकि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से बाहर चला जाए, है ना, और बाकी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी। तो अब 13.6 इंटू 3 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13.6/4, क्योंकि इन्फिनिटिव दे रखा है ना, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 19.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉल्व होकर आ जाएगी बेटा। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है बेटा। तो अब आगे आपके पास ये फाइनल आंसर क्या रहा इसका, ये फोर्थ वन इज द फाइनल आंसर 19.55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और, ये वाला क्वेश्चन, ये सेपरेशन एनर्जी का, डिफरेंट टाइप की एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर यूज करवाया। एक्साइटेशन से पहले, वो बहुत पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करवाया था, एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी यूज करवा लिया, सेपरेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, सेपरेशन हो या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाले एनर्जी हो, उसके लिए देख रहे हैं। तो देखो बेटा, द एनर्जी ऑफ सेपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 30.6, ठीक है, 30.6 है। इन एन ऑर्बिटर ऑफ लिथियम आयन, ये भी लिथियम आयन का क्वेश्चन। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3, ठीक है, और 30.6 एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो मान लीजिए वो लिथियम आयन में वो nth एनर्जी लेवल में है, तो nth से इंफिनिटिव तक लेके जा रहे हैं, तो E इंफिनिटिव माइनस E n इज इक्वल टू सेपरेशन एनर्जी। अब देखो बेटा, आपके पास जब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा उसी ऑर्बिट के बराबर रिवॉल्यूशन करेगा, उतनी ही वेवलेंथ बनाएगा। अभी क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना मैंने 2πr इक्वल टू n लैम्डा में, वो क्या बताता है, लैम्डा का जितना इंटीग्रल मल्टीपल होता है उतने ही वेव बनते हैं। n मतलब नंबर ऑफ वेव होता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को फिर से आपको सॉल्व करा रहा हूं ताकि n का मीनिंग समझ में आ जाए। n मीन्स नंबर ऑफ वेव्स, दिस इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेपरेशन एनर्जी क्वेश्चन में 30.6 दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, n इक्वल टू 2 आएगी। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग 2πr इज इक्वल टू कितने लैम्डा होंगे, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ये होते हैं नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ वेव्स होंगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसा कोई डायग्राम दे रखा है तो कितने वेव होंगी, यहां से लेकर यहां तक 1 लैम्डा, यहां से लेकर यहां तक 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। लेकिन यहां कितने लैम्डा हैं, 2 लैम्डा हैं। इसके 2 लैम्डा के लिए वेवलेंथ काउंट करनी है, तो आपके पास एक सर्कुलर पाथ, दो लैम्डा के लिए ऐसे, यहां पर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, सर्कुलर पाथ, ये अगर केवल बोर मॉडल मानते तो केवल एक सर्कुलर पाथ होता, लेकिन हम डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां से चले यहां तक आधा वेव और फिर ये पूरा वेव, या फिर ऐसा करो ये क्रेस्ट से लेकर ये क्रेस्ट तक लैम्डा और इस क्रेस्ट से लेकर इस क्रेस्ट तक लैम्डा। कितने लैम्डा बन रहे हैं, 2 लैम्डा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा लैंग्वेज की फॉर्म में ना देके डायग्राम फॉर्म में पूछ ले और आपसे उससे एनर्जी के क्वेश्चन पूछ ले, तो एडवांस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा कोई डायग्राम बना के दे देगा, आपको लैम्डा काउंट कर लेना उस ऐसे क्वेश्चन में कितने लैम्डा होंगे, जितने लैम्डा होंगे वो उसका ऑर्बिट नंबर होगा,
फिर उसके बाद बोर मॉडल के क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने, एटम को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर क्या आ रहा है 2। हाँ तो बच्चों ये इसका आंसर आ ही गया है। और अब इससे रिलेटेड आगे के पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वेव मैकेनिकल मॉडल के, क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनके मिक्सिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, रेडियल नोड के क्वेश्चंस हैं और एंगुलर नोड के क्वेश्चंस हैं, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, इन सबको अपन नेक्स्ट क्लास में मैं 1 घंटे का और वीडियो आपको दूंगा जो सफिशिएंट अपने लिए रहे। एडवांस टाइप के टॉपिक के लिए बहुत सेपरेट पार्ट है वो, इसलिए मैं उसको सेपरेट देना चाहता हूँ। ठीक है, तो तब तक अच्छे ढंग से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और क्या करें, अच्छे ढंग से मस्त रहें। मस्त रहने का मतलब आप पढ़ाई करें। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।